नमस्कार। गुहा छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। आज हम बात करेंगे बीजेपी के मिशन बस्तर पर। छत्तीसगढ़ में सत्ता का रास्ता बस्तर से होकर गुजरता है। ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इस रास्ते पर अपना कब्जा जमाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। खासकर भाजपा मिशन 2023 को फतेह करने के लिए बस्तर पर फोकस कर रही है। यही वजह है कि भाजपा विजय बस्तर अभियान चला रही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बस्तर में कार्यकर्ताओं के बीच जाकर चुनावी रणनीति बना रहे हैं। वहीं कांग्रेस भाजपा के इस अभियान को फिजूल बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा ने बस्तर के लिए ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसकी वजह से बस्तर की जनता उन्हें तवज्जो दे। बस्तर संभाग की जनता पिछले 15 सालों में हमने जो बस्तर की दशा और दिशा बदली, छत्तीसगढ़ की जनता इस सरकार से छुटकारा चाहती है। हम छत्तीसगढ़ की जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप पूरी ताकत से लड़ाई लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता डटकर लड़ाई लड़ेगा और जनता के अपेक्षाओं के अनुरूप 2023 में कमल खिलाने का काम करेगा। उनके पास पहले भी बस्तर के लोग उससे नाराज थे, तब भी 2 बार से लगातार वो भारतीय जनता पार्टी को वो पसंद नहीं कर रहे थे। अब भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे बस्तर के लोग उसे पसंद करें। भारतीय जनता पार्टी के दिल में आदिवासियों के लिए कुछ जगह नहीं है। वो केवल राजनीति करते हैं। अगर ऐसा रहता तो ठीक विश्व आदिवासी दिवस के दिन 9 अगस्त को बीजेपी के हमारे साथी थे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको नहीं हटाते। उस दिन एक तरह से जिस दिन आदिवासियों का त्योहार था उस दिन उनका बेइज्जती किया गया है। तो कहाँ से इनके दिल में आदिवासियों के लिए जगह है? तो चलिए इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता नितिन भंसाल जी जुड़ गए हैं। वहीं वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही हमारे साथ बीजेपी जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी जी जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है IND24 में। सबसे पहले मैं जिला अध्यक्ष बीजेपी से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुंदरानी जी, उनके पास आना चाहूंगी। सुंदरानी जी, आपका जो मिशन बस्तर है जिसके तहत आप बड़ी रणनीति के साथ उतर रहे हैं, लेकिन इस पर कांग्रेस लगातार सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस कह रही है कोई भी अभियान चला ले इसका कोई फायदा बीजेपी को मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने ऐसा कुछ काम नहीं किया जिसके चलते आपको इसका फायदा मिले। देखिए प्रशंसा जी, तो 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य बना। पहला चुनाव 2003 में हुआ और 3 में बस्तर से 12 में से 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। 2008 में हुआ दूसरा चुनाव जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 8 सीटें जीती। फिर हमने 11 सीटें जीती 2013 में और 2018 में हमारे पास 1 सीट आई थी और 1 नहीं जीत पाई। तो कांग्रेस ने 4 चुनाव में, एक ही चुनाव में तो 11 सीटें जीती है और बस्तर तो परंपरागत गढ़ रहा है भारतीय जनता पार्टी और लगातार भारतीय जनता पार्टी वहां छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद वहां पे राज करते रहे। 2018 के चुनाव झूठे वादे, झूठे प्रलोभन देकर छत्तीसगढ़ में एक्सीडेंटल सरकार बनी और उसमें बस्तर का भी सहयोग रहा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष आदरणीय नारायण चंदेल जी बस्तर प्रवास पे हैं। बस्तर जीतने के अभियान लेकर निकले। इसके पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बिलासपुर संभाग का दौरा कर, वो सभी 5 संभाग में जाएंगे और अभियान चलाए हुए हैं। सरकार दूसरी सरकार बनी है जो जनता की आकांक्षाओं पे पूरी तरह से असफल रही है। 36 वादे इन्होंने किए थे, 36 वादे इन्होंने पूरे नहीं किए। चाहे वो शराबबंदी का वादा हो, बेरोजगारी भत्ते की बात करें, 10 लाख नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी, किसानों को दाना दाना धान खरीदने। बिल्कुल सुंदरानी जी, जिस तरीके से आपने अभी कहा कि परंपरागत गढ़ रहा है ये आपका बीजेपी का, लेकिन आप
को ये भी स्वीकार करना होगा कि जो पहले विधानसभा चुनाव के नतीजे रहे अभी 2018 में, वो आपके पक्ष में नहीं रहे। इसी के चलते आपको ये अभियान चलाना पड़ रहा है और इसी पर कांग्रेस सवाल खड़े भी कर रही है। तो कुछ ना कुछ तो ऐसी बात रही होगी जो आपको वहां से समर्थन पिछले विधानसभा चुनाव में नहीं मिला। प्रशंसा जी, आप एक चीज भूल रही हैं जी। विधानसभा चुनाव के बाद बस्तर में 6 महीने बाद ही लोकसभा के चुनाव हुए। एक लोकसभा सीट हम जीते अच्छे बहुमत से और एक मामूली अंतर से हारे, और बस्तर में हमारी जमीन वापस लौटी और बस्तर का आज आदिवासी अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। कहीं ना कहीं भूपेश बघेल जी के बयान से ये बौखलाहट साफ दिख रही है कि बस्तर और सरगुजा, जहां से कांग्रेस की सत्ता बनने का जो रास्ता बना था, दोनों जगह पे कहीं न कहीं टी.एस. सिंहदेव बाबा की उपेक्षा से सरगुजा में इफेक्ट दिख रहा है। स्वयं अमरजीत भगत जी सरगुजा से आते हैं। सरगुजा में अगर मुश्किल से एक आध सीट जीतने में सफल हो तो हो, पूरी पट्टी साफ होगी। वही हाल बस्तर का है। चलिए, इसका मतलब आपका ये कहना है इस बार आप मजबूत दिखाई दे रहे हैं बस्तर में। कांग्रेस से भी जान लेते हैं, हमारे साथ कांग्रेस से नितिन जी बने हुए हैं। नितिन जी, जिस तरीके से सीएम भूपेश बघेल भी बस्तर का दौरा कर चुके हैं, लगातार भेंट मुलाकात कार्यक्रम भी कर रहे हैं, अब बीजेपी का ये अभियान चल रहा है, बीजेपी अपने आप को मजबूत बता रही है। हालांकि आपकी भी मजबूती वहां पर है, लेकिन क्या इस अभियान से थोड़ा बहुत डर आपको है? देखिए प्रशंसा, पहले तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सुंदरानी जी की आवाज बराबर आ ही नहीं रही थी कि उन्होंने कहा क्या। आप जो पूछ रही हैं उसी का जवाब मुझे बराबर आवाज आई, इसलिए मैंने आपको सवाल किया है जी। टेक्निकल मिस्टेक थी, हो सकता है। आपने कहा कि बीजेपी बस्तर में अपने आप को मजबूत कर रही है। मजबूत नहीं, ये मजबूर कर रही है। देखिए, बीजेपी की स्थिति चाहे बस्तर की हो कि प्रदेश की हो, मैं आपको बता दूं कि बीजेपी का कुनबा जो है ये छत्तीसगढ़ में पूर्ण रूप से ढह चुका है और कमल जो है वो छत्तीसगढ़ में मुरझा चुका है। बीजेपी के अध्यक्ष अरुण साव और नेता प्रतिपक्ष चंदेल जी दोनों दौरे पर गए, जाए घूमे, पर वहां पर घूमकर जो इन 15 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहां पर बस्तर में आदिवासियों को मूर्ख बनाया, उन पर अत्याचार किए, उनका वहां शोषण हुआ, वहां कत्लेआम हुआ, वहां उनको ठगा, इसके लिए जाएं और माफी मांगे कि हमसे गलती हुई है। पूरा बस्तर तो साफ हो चुके हैं। 12 की 12 विधानसभा हमारे पास है, एक लोकसभा हमारे पास है। अब हम तो पूरे प्रदेश में सफाया करने की कगार पर है, 71+ पर काम कर रहे हैं। देखिए, 4.5 लाख आदिवासियों के जो वहां पर रहवासी हैं उनके पट्टों को इन्होंने रोक के रखा। फर्जी नक्सली मामलों में आदिवासियों को जेल में बंद किया, स्कूल बंद करवा दिए, बस्तर का विकास रुक गया। 3 ब्लॉक का नक्सलवाद जो है ये 14 जिलों तक पहुंच गया। कोई व्यक्ति जब रायपुर आता था तो वो ये पूछता था रायपुर एयरपोर्ट पर कि बस्तर जाना है तो नहीं भैया, रायपुर में ही। उनको तो इतना भय हो गया था कि रायपुर ही नक्सलवादी क्षेत्र है बस्तर की वजह से। ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हो चुकी थी। आज ये बस्तर नक्सलवाद के नाम से नहीं, आज ये बस्तर जो है बस्तर के पर्यटन के नाम से, इमली, महुआ, चिरौंजी और कॉफी की खुशबू के नाम से पहचाना जा रहा है। आज बस्तर में बंदूक की गोलियों की और बम के धमाकों की आवाज नहीं, स्कूल की घंटियों की आवाज आ रही है। सरकार ने 300 से ज्यादा स्कूल जो बंद थे वहां पर उन्हें पुनः खोलने का काम किया है। तेंदुपंता संग्राहकों को जो 2500 रुपए मिलता था उसको 4000 रुपया किया है। पहले 7 प्रकार के वनोपज की खरीदी होती थी, अब जो है वहां पर 65 प्रकार के वनोपज की समर्थन मूल्य पे सरकार खरीदी कर रही है। जो महुआ बस्तर के आदिवासी सड़कों पे फेंक देते थे, आज सरकार उस महुए को भी 30 रुपए किलो में खरीद रही है। बस्तर विकास के पथ पर अग्रसर है। अरुण साव जी जाएं, चंदेल जी जाएं, इनके प्रभारी जाएं, इनका आरएसएस का संगठन जाए, ये सब चले जाए वहां पर। मैं तो कहूंगा वहां पर घर बसा ले, रह ले वहां पर, फिर भी कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि बस्तर का आदिवासी इन झांसा रामों के झांसे में अब नहीं आने वाला है।
बिल्कुल, चलिए आप बने रहिए हमारे साथ। गंगेश जी, जिस तरीके से सरगुजा और बस्तर संभाग छत्तीसगढ़ में सत्ता की चाबी माना जाता है, एक तरफ जहां कांग्रेस की तरफ से सीएम भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम कर रहे हैं, तो वही बीजेपी भी पीछे नहीं है। बीजेपी भी अपना मिशन बस्तर के तहत अब आगे बढ़ रही है, एक बड़ी रणनीति के साथ मैदान में उतरी है। आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि दोनों ही राजनीतिक दल के अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने पक्ष में दोनों कह रहे हैं कि इस बार तो आदिवासी वोटर्स हमारे साथ हैं और बस्तर संभाग में हमारी ज्यादा पकड़ है। हाँ, देखिए पिछले चुनाव में तो नो डाउट कांग्रेस ने दोनों ही क्षेत्रों में बस्तर और सरगुजा में जीत हासिल की थी और वहीं से जीत का रास्ता उनका शुरू हुआ था। छत्तीसगढ़ के ये दो पठारी क्षेत्र है और बाकी इलाका मैदानी इलाका कहलाता है भौगोलिक स्थिति के हिसाब से। बस्तर में करीब 11 सीटें हैं विधानसभा की, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है चूंकि वो क्षेत्र नक्सल प्रभावित है। इस बात से मैं वाकई में भंसाली जी से सहमत हूं कि नक्सली घटनाओं में इस कार्यकाल में कमी आई है। हालांकि ऐसा नहीं कि भाजपा के शासनकाल में विकास नहीं हो। भाजपा के शासनकाल में हमने देखा है कि बीजापुर क्षेत्र में जहां पे हाईवे में बड़े बड़े गड्ढे होते थे, वो गड्ढे बन के वो हाईवे व्यवस्थित हुआ। बीजापुर सिटी को उन लोगों ने वाईफाई किया, तो विकास उस दौर में भी हुआ है, काफी विकास हुआ उस दौर में। दंतेवाड़ा एजुकेशन हब बना। तो ऐसा नहीं कि विकास की धारा जो है उस समय से बहती आ रही है। पिछले 15 साल में भाजपा ने भी काफी कुछ विकास किया है, लेकिन घटनाएं जो हैं कम हुई हैं। अब देखिए, अब चुनाव का समय आ गया, तो ऐसे अवसर पर भाजपा वापस अपनी, हाँ, इसके पहले जो थी 9 सीटें करीब भाजपा के पास थी 2008 के चुनाव से, और जो 2013 का जो चुनाव हुआ था उसमें दोनों में भाजपा के पास ज्यादा सीटें थी, कांग्रेस ही बस्तर में कम थी। तो निश्चित तौर पर भाजपा को अपनी जमीन वहां पे तलाशनी पड़ेगी अगर आने वाले चुनाव में अच्छी बढ़त बनाना है, अच्छे सीट हासिल करने के लिए बस्तर और सरगुजा दोनों क्षेत्र में इनको अपनी बढ़त बनानी पड़ेगी। इसको लेकर भाजपा पूरी रणनीति के साथ मैदान में उतरी है और उन्होंने इसीलिए बस्तर विजय अभियान को एक अभियान के रूप में शुरुआत की। वहां पर जाके बस्तरवासियों के बीच अपनी जगह बना रहे हैं, लोग उसके बीच जाके मिल रहे हैं, जुल रहे हैं। तो अब परिणाम क्या होगा ये तो आने के बाद, मतलब भविष्य में ही पता चल पाएगा, चुनाव के वक्त ही। लेकिन ये प्रयास तो इनका करना जरूरी है अगर अपने वजूद को यहाँ पर वापस पाना है, पहले इस स्थिति में आना है तो। बिल्कुल, चलिए और कांग्रेस के लिए भी चुनौती है इस बार, क्योंकि कांग्रेस पिछली जी। चलिए सुंदरानी जी से जवाब ले लेते हैं। सुंदरानी जी, जिस तरीके से आपने भी अभी गंगेश जी को सुना होगा और कांग्रेस का भी आपने बयान सुना, कांग्रेस का कहना है कि कुछ भी नहीं होने वाला, आप लोग कुछ भी कर लें। क्या लग रहा है आपको, इस बार 2008 का प्रदर्शन आप लोग दोहरा पाएंगे और क्या मुद्दे होंगे जो आप जनता के बीच लेके पहुंचेंगे? देखिए प्रशंसा जी, ये मदमस्त से सवाल है। कांग्रेस के लोग मदमस्त होकर काम कर रहे हैं, इनको जनता की चिंता नहीं। सर्व आदिवासी समाज इनके खिलाफ आंदोलन कर रहा है। अभी पिछले दिनों आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट का आदेश आया, आरक्षण डॉक्टरों ने रद्द किया, जो डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने 32% आरक्षण दिया था। कहीं न कहीं 3.25 साल की भूपेश बघेल की सरकार ने जो पक्ष हाईकोर्ट में रखना चाहिए था वो नहीं रख पाए, तथ्यात्मक बात नहीं रख पाए। कहीं न कहीं ये चाहते थे कि ये डॉक्टर रमन सिंह जी ने जो आरक्षण की व्यवस्था लागू की है वो ध्वस्त हो जाए, तो ये लोग हाईकोर्ट में पक्ष नहीं रख पाए। आज आदिवासी समाज का हक मारा इस सरकार ने, तो कहीं न कहीं इसको भुगतान तो इनको करना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने हमेशा आदिवासियों के हितों की चिंता की। भूपेश बघेल जी आज जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, विकास पूरी तरह से बस्तर क्या पूरे छत्तीसगढ़ में ठप हो गया है। 60,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज ये सरकार लेती थी। दाना दाना धान खरीदने की बात करती थी, लेकिन अभी चौथे साल में धान खरीदने वाले हैं, लेकिन 15 क्विंटल ही खरीदेंगे। लेकिन इनका घोषणा पत्र देखेंगे तो दाना दाना हर किसान का धान 20 से 25 क्विंटल 1 एकड़ में धान होता है, लेकिन बाकी का धान किसानों को औने पौने दाम में बेचना पड़ रहा है। आज पैदावार छत्तीसगढ़ में बढ़ रही है धान की, तो कहीं न कहीं डॉक्टर रमन सिंह जी ने जो नीतियां चलाई थी 15 साल, किसानों को 3 हार्स पावर 5 हार्स पावर का पंप कनेक्शन देकर आज रकबा बढ़ाने का काम किया। कहीं न कहीं धान की जो पैदावार 16 लाख मेट्रिक टन धान होता था जब कांग्रेस की सरकार थी 2000 से 2003 तक, लेकिन उसके बाद लगातार डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने पैदावार की ओर ध्यान दिया और बढ़ा।
जी, तो मेरा चलिए ये कहना है कि नितिन जी से बस्तर जवाब का ले लेते हैं। आदिवासी- नितिन जी, आपने जो घोषणा पत्र में तमाम इनको दावे वादे पूछिए किए थे, कि आपने वो 15 पूरे वर्षों नहीं में किए। असम अब निकाले आप धान क्या खरीदी का। मुद्दे लेकर मैं जनता बता के दूं बीच प्रशंसा जाएंगे? आपको, अगर घोषणा 40 पत्र लाख के मेट्रिक वादे टन ही तो आपने ऊपर नहीं पूरे जाता नहीं था। किए तो इस आज बार 1 करोड़ जनता 10 आप लाख पर कैसे मेट्रिक टन भरोसा धान का करेगी? लक्ष्य रखा गया खरीदी का। हमने जो कहा है वो किया है। बिजली बिल हाफ सुंदरानी जी का भी आ रहा है। जब इनके नेता, मुझे नहीं पता इनके खेत है कि नहीं है, यूनिट की पर बात इनके कर सारे रहे हो अभी। नेताओं के, आपने भाजपा कहा के था नेताओं के पूरा खेत का भी पूरा है, बिजली 2500 बिल रुपए में हाफ। धान भी बेच रहे हैं, आपने उसका 400 समर्थन मूल्य यूनिट का कर पेमेंट दिया। भी ले रहे आपने हैं, बिजली बिल हाफ का प्राकृतिक लाभ भी ले रहे करने की हैं, बात सब कुछ की थी, सुविधाएं 4 ले रहे साल हैं। निकल कांग्रेस गए। के शासन में आपने बहुत मतलब कहा जो था व्यवसाय जनता का के लिए समूह जो का कर्जा माफ सुविधाएं करेंगे। हैं, जो लाभ मिलने वो आपने इनको भी मिल रहे हैं, पर इनको क्या है, विपक्ष में रहकर बेतुकी बातें कर दी है। 1000 हमने कहा था किसानों का कर्जा माफ करेंगे, हमने किया कि नहीं किया पूछिए, बोलेंगे नहीं किया। किसानों से पूछिए ना नहीं, इनसे पूछने से कोई मतलब नहीं। बिजली बिल आप, किसानों का कर्जा माफ, छोटे भूखंडों की रजिस्ट्री, 2500 रुपए में धान खरीदी। अब आते हैं शराबबंदी पे, मेरे को आवाज आ रही है शराब के बारे में कुछ बोल रहे हैं। शराबबंदी पे अभी बता दूं प्रशंसा जी आपको, बहुत दिलचस्प घटना हुई है चिचोला में, छत्तीसगढ़ के, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ को जो बॉर्डर जोड़ती है, वहां पर इनका कार्यकर्ता आरटीआई प्रकोष्ठ का कोई है बता रहे हैं, हमको नहीं पता, वो तो पुलिस ने और कैमरे में सारी चीजें बताया है हमारे वो कोई जयराम दुबे का नाम है, वो खुद शराब तस्करी करते पकड़ाया है, तो ये किसी शराबबंदी की बात करते हैं। अच्छा सुंदरानी जी, आपके कौन से शासित राज्यों में आप लोगों ने शराबबंदी की, आप ये बताइए। हम काम तो कर रहे हैं, आप तो समिति में भी नाम कहा था ना, राजनीतिक समिति जो बनी है उसमें नाम देने को तैयार नहीं। आपकी नियत में खोल रहे हैं, आप आरक्षण पे बोल रहे थे। राज्यों ने यहाँ पर शराबबंदी नहीं की तो आपके घोषणा पत्र का मुख्य मुद्दा था शराबबंदी। आप करते थे शराबबंदी, उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं दी हाईकोर्ट में? इन लोगों ने पूछिए, मैं नहीं पूछ रहा, इस प्रदेश का आरक्षण लाभ लेने वाला व्यक्ति, एक एक व्यक्ति इनसे पूछ रहा है, ये जवाब दे कि इन्होंने वो रिपोर्ट प्रस्तुत क्यों नहीं की। 4.25 साल सरकार आपकी रही, हाई कोर्ट में आपको वकील लगा के तथ्यात्मक बातें वहां रखनी थी, आप रखने में नाकामयाब रहे हो। आपने आदिवासियों को छला है, ठगा है। आप ही के समय ये 21 पिटीशन फाइल हुए थे, तब आपने क्या किया? अरे हमारी सरकार ने तो कर दिया था जिसका लाभ सारे विधि विशेषज्ञों से राय लेकर बात करने के बाद हम इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे। आप ले जाओगे सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन आज तो आदिवासी अपने अधिकारों से वंचित हो गया। आज तो अधिकारों से वंचित हो गया, जो लाभ 2011 से आप लोगों की नीयत की वजह से आज आदिवासी और जो वर्ग का जो आरक्षण कटा, आप लोगों की बदनीयत की वजह से हुआ। चलिए हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। गंगेश जी से जवाब ले लेती हूँ मैं। गंगेश जी, जिस तरीके से आपने सुना अभी, दोनों ही पार्टियों को अपने अपने तर्क हैं और उनकी अपनी अपनी बातें हैं, तो जिस तरीके से घोषणा पत्र की बात की जाए कांग्रेस की, तो बड़ा मुद्दा है और लगातार हमें सियासत भी इस पर देखने को मिलती है कि बीजेपी तमाम बड़े सवाल यहां पर कांग्रेस पर दागती है और कांग्रेस की अपनी बातें होती हैं। तो क्या लग रहा है आपको इस बार, क्या ये घोषणा पत्र कमजोरी बन सकता है बीजेपी की या फिर ये ताकत बनकर उभर सकता है? घोषणा पत्र मतलब कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो इशू थे उनमें से कुछ एक इशू को छोड़ के लगभग सारे इशू पे काम हो चुका है। शराबबंदी एक बड़ा मुद्दा लगातार भाजपा उठा रही है। निश्चित तौर पे देखिए, उस पर एक समिति गठित हुई है शराबबंदी को लेकर, जिसमें सभी पार्टियों की टीमें, उसमें सारे अपनी पार्टी सबको अपना नाम देना था। जो भंसाली जी बता रहे हैं तो नाम वाकई में बाकी पार्टियों से नहीं आया है। उसके बाद उस समिति ने दौरा करना शुरू किया है उन राज्यों का जिन राज्यों में शराबबंदी पहले हो चुकी है। तो शराबबंदी का जो मसला है मेरे भी लिहाज से ये है कि एकाएक अगर शराब की बंदी कर दी गई तो जो लोग है नशा जो है शिफ्ट होगा। ये एक सामाजिक समस्या के रूप में उभर के आएगा, लोग दूसरे नशे करना शुरू करेंगे। अगर खासतौर पर अगर ड्रग्स वाले नशे में चले गए तो और भी ज्यादा खतरनाक और घातक परिणाम होंगे। और शराबबंदी के साथ साथ जो ज्यादा शराब लेने वाले अल्कोहलिक लोग हैं उनके इलाज की व्यवस्था भी सरकार करनी पड़ेगी। जगह जगह रिहेबिलिटेशन सेंटर खोलने होंगे। उसके पहले एक प्रॉपर स्टडी हो जाए, उसके बाद ये सारी चीजें हो। तो ये काम तो फिलहाल अभी मुझे लगता नहीं कि अगले 1-1.25 साल में हो पाएगा, क्योंकि समय भी अपनी बचा है सरकार के पास। तो मुझे लगता नहीं इस कार्यकाल में हो पाएगा। तो ये एक बड़ा इशू है, लेकिन इस पर कुछ तो कर रही है कांग्रेस। जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ है, लेकिन अभी लोगों ने फिर सक्रियता दिखाई है और शुरू किए हैं। और इसी तरह से बाकी जो है और 1-2 इशू है जो जिन पे कांग्रेस अभी वर्किंग कर रही है। हो सकता है उनके पास 100 साल का समय, उसमें वो वादे भी पूरे कर लें।
तो लेकिन यह है कि अब चुनाव का मोड मिशन मोड में आ गई है भाजपा ने पूरी कार्यकारिणी बदल दी है और उनके लिए ये प्रतिष्ठा का विषय भी बन गया है कि जैसे जो पिछली 15 साल तक उनकी सरकार थी और उसका बहुत ही किसी को भी कहने में गुरेज नहीं हो कि शर्मनाक हार हुई थी। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि इतने ज्यादा सीटों से भाजपा हारेगी। तो एक तरह से ये लोग और उसके पीछे कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी इनके बैठक में सामने आई थी। तो ये निश्चित तौर पर अपने कार्यकर्ताओं को संगठित कर रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं वापस। तो ये तो इनको करना ही है। तो और कांग्रेस भी पूरी ताकत लगा के रखेगी अपनी प्रतिष्ठा को बचा के रखने के लिए। तो ये कशमकश और ये रस्साकशी तो चलता रहेगा, तो चुनाव तक ये मोड़ रहेगा, मेरा ये मानना है। बिल्कुल सुंदरानी जी, जिस तरीके से आपकी पार्टी में बदलाव हुए, प्रदेश अध्यक्ष को आपने बदला और उसके बाद भी पदभार ग्रहण करते ही वो लगातार हम देख रहे हैं एक्टिव मोड में भी है, तो क्या लग रहा है उनके कंधों पर अब जिम्मेदारी है, तो आपको मजबूती के साथ आपकी पार्टी को आगे वो बढ़ाएंगे और मिशन 2023 को फतेह आप लोग कर पाएंगे? मिशन प्रशंसा जी, निश्चित रूप से हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष जी बड़े ऊर्जा के साथ पूरे प्रदेश के दौरे पे निकल चुके हैं। बिलासपुर संभाग पहले दौरा किया, बस्तर संभाग का दौरा चल रहा है और वे फिर आएंगे, फिर बाहर जाएंगे, सभी संभागों में जाएंगे। लेकिन मैं बड़े आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूँ प्रशंसा जी, अभी से दिखने लगा है 2023 के चुनाव का दृश्य। आज अगर चुनाव हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की सीटें जितनी है उतनी जीतेगी और कांग्रेस की हालत भारतीय जनता पार्टी से 2018 की जो भाजपा की हालत थी उससे बदतर स्थिति में कांग्रेस पहुंचने की स्थिति में दिख रही है। बिल्कुल नितिन जी, 2023 के चुनाव का दृश्य बीजेपी को अभी से दिखने लगा है, कमल खिल के रहेगा, क्या कहेंगे आप? मैंने तो कहा आपको, प्रशंसा के कमल मुरझा चुका है और बीजेपी का कुनबा ढह चुका है। छत्तीसगढ़ के विषय में मैंने आपको शुरू में ही कहा डिबेट में, लेकिन सुंदरानी जी मानने को तैयार नहीं। नहीं ये है। जरूर है कि अरुण साव और नारायण चंदेल, प्रशंसा मैं बता रहा हूं आपको कि नारायण चंदेल और अरुण साव बस्तर दौरे पे निकले हैं। जानकारी मिली, वो क्यों निकले पता है? परिचय सम्मेलन करने निकले। मैं अरुण साव हूं, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं, वो कह रहे मैं नारायण चंदेल हूं, मैं नेता प्रतिपक्ष हूं। ये परिचय सम्मेलन अभी चल रहा है। बाकी आदिवासियों के लिए 15 सालों में इन्होंने कुछ नहीं किया। बहुत बेरहमी से आदिवासियों ने निर्णय लिया और इनको सत्ता से पूर्ण रूप आप से लोग रहो तो अच्छा बेदखल किया। आप तो 2018 के बाद के सारे चुनावों के रिजल्ट उठाकर देख लीजिए, लोकसभा, उपचुनाव, विधानसभा, आपके नगर पंचायत, नगरीय निकाय, सारे चुनावों को देख लीजिए, पंच सरपंच, हर स्तर के चुनावों को देख लीजिए, सभी चुनावों में कांग्रेस के प्रत्याशियों 2008 का चुनाव, 2013 का चुनाव, ये सब दृश्य आपको दिखा। अरे आपने तो 2003 में जाएंगे तो बहुत कुछ है। वो आदिवासी गाय खोज रहा है सुंदरानी जी, वो हमारे आदिवासी 2003 से आपने जो कहा था जर्सी गाय देंगे, क्यों नहीं दिया भैया? वो गाय खोज रहा है। वहां का बेरोजगार 500 रुपए बेरोजगारी भत्ता खोज रहा है। क्या किया आपने? हम तो रोजगार देने का काम कर रहे हैं। आज भी मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ रोजगार देने के मामले में पूरे देश में पहले नंबर पर है। बेरोजगारी दर उठा लीजिए छत्तीसगढ़ की, और रुपया जो तेजी से गिर रहा है, इस पर भी कुछ ध्यान दीजिए भैया, इस पर भी ध्यान दीजिए। मोदी जी को थोड़ा सा आप लोग कहिए कि रुपया इतना तेजी से गिर रहा है, और कितना गिरेगा भाई, और कितना गिरेंगे ये पार्टी के लोग, ये समझ से परे। चलिए गंगेश जी, आपके पास आना चाहूंगी। आपने छत्तीसगढ़ की राजनीति को देखा ही होगा। अगर आप बात करें तो बीजेपी के कार्यकाल को देखें और कांग्रेस के कार्यकाल को देखें तो 15 साल बीजेपी के और 5 साल कांग्रेस के, तो आप कैसे देखते हैं इन कार्यकालों को? जी देखिए, बीजेपी के कार्यकाल देखिए, दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने स्तर पे बहुत अच्छा काम किया है, मैं ये नहीं कहता नहीं किया है। कांग्रेस के कार्यकाल में 2 साल कोरोना के रहे, जिस दौर में पूरे देश के पूरी दुनिया में लॉकडाउन रहा। तो एक लॉकडाउन का पीरियड जरूर एक बहुत धीमा हो गया था। पूरी दुनिया ही ठहर सी गई थी। तो उसलिए उस पीरियड को तो ग्रेस पीरियड के रूप में इनको देना उचित मानता हूं मैं। लेकिन उसके बाद अभी जो विकास की कार्य जो शुरू हुए हैं, जैसे काफी सड़कों का काम रुका हुआ था, लगातार जनता भी परेशान थी। सरगुजा के क्षेत्र में सड़कों का निर्माण शुरू हुआ है, और भी जो सड़कें उन क्षेत्रों में निर्माण कार्य शुरू हुए हैं। तो अभी जो सरकार ने पकड़ी है रफ्तार, अभी वो ठीक रफ्तार चल रही है और जनता भी इस बात को लेकर अप्रिशिएट कर रही है। और वहीं भाजपा को जो कार्यकाल था, भाजपा के कार्यकाल में इस तरह की कोई समस्या नहीं थी। तो उस दौर में काफी अच्छा विकास हुआ है। छत्तीसगढ़ में जो सड़कों का जाल बना है, मैं निश्चित तौर पर इसमें क्रेडिट देना चाहूंगा कि भाजपा के शासनकाल में बहुत तेजी से सड़कें बनी
बस्तर के विकास में भाजपा ने बहुत अच्छी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि वहां पर एक तो सबसे बड़ी समस्या थी कि नक्सली वहां काम नहीं करने देते थे। उन नक्सलियों के बीच जाके कई बार मतलब वहां पर ऐसी ऐसी सड़कें हैं जिसमें 10-10, 20-20 जवान शहीद हो रहे हैं। मतलब वहां के लोग नक्सली लोग मतलब आज एक दिन काम करके कोई गुजर रहा है तो अगले दिन उसके नीचे पता चल रहा है कि बम लगा दिया है। तो इस कठिन परिस्थिति में भी उन लोगों ने उस क्षेत्र में विकास किया। शहरी क्षेत्रों में भी काफी विकास हुआ और इस तरह से दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने क्षेत्र समय में अपनी क्षमता के अनुसार विकास किया। भूपेश बघेल जी की जो पार्टी अभी इस बार की जो सरकार है उन्होंने खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में फोकस किया है। किसानों की जो समस्या थी उनको बोनस दिया, एक्स्ट्रा धान का समर्थन मूल्य बढ़ाया और लगातार 4 साल तक दिया। इसमें लेकर शुरुआत में, हालांकि इसकी शुरुआत चाउर वाले बाबा के रूप में फेमस हुए थे रमन सिंह, उन्होंने की थी, लेकिन वो लगातार इसको कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। 1 साल उन्होंने दिया, उसका 4 साल दोनों ही शासनकाल में दोनों ही पार्टियों ने अच्छे काम किए हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ मैं चर्चा को यहीं विराम देना चाहूंगी। तो 2023 की सियासी विसात पिछड़ा अभी से शुरू हो गई है। बीजेपी मिशन बस्तर के तहत आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी क्या बीजेपी 2008 का प्रदर्शन यहाँ पर दोहरा पाती है या फिर कांग्रेस बीजेपी का सुपड़ा इस बार भी साफ कर देती है। इसी के साथ गुवाहाटी छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।